वाला फकीर से लाइव हुए हैं। चलिए, मैं सुनील गुप्ता। आज हम बात करेंगे जीएस के बारे में, जिसमें से एक मैं टॉपिक लाया हूं जो कि स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपके टीसीएस के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनमें से जितने क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वेरियस एग्जाम्स में, चाहे वो DSSB का हो, एसएससी का हो, आरआरबी का हो, आईबीपीएस का हो, वो सभी में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और वो टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका संगठन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में क्वेश्चंस यहाँ से खूब आए हुए हैं, तो उसी का हम जिक्र आज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा चीजें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके बने हैं। ठीक है, वॉइस, यस ममता, नाउ वॉइस डन, यस, गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है। एक बार आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। यस, रिचा वर्मा, गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी लोग लाइव हो जाइए फटाफट, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, आज का जो क्लास होगा वो बेसिकली एक मैं अपना इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा, जिससे आपको लग जाएगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। क्योंकि DSSB के द्वारा जितनी भी अभी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसके एग्जाम्स कुछ के डेट आ चुके हैं और कुछ के अभी आपका नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो वो सभी एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर है, चाहे आपका जितने 2021 में एग्जाम्स हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं 2021 में, चाहे TGT का हो, PGT का हो, या क्लर्क का हो, या अदर बहुत सारी पोस्ट थी जिनमें कुछ कुछ पोस्ट थे आपके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, वो सभी पोस्ट के कुछ क्वेश्चन जहाँ से कलेक्ट हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन इकट्ठा करके मैं लाया हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चंस आपके, देखिए मेन होगा क्लास में ना, आपको प्रीवियस ईयर तो मिलेगा ही मिलेगा, बट एक टॉपिक का एक ही जगह प्रीवियस ईयर सारा का सारा मिल जाएगा और वहां से हम सब कुछ कर लेंगे कि क्वेश्चंस और कहां कहां से आपके बनेंगे। नाउ कम ऑन, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का। एक बार आप इसका आंसर देंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको इसका क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यस, ममता, रिचा एंड क्या इसका आंसर होगा? चलो, तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी के कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। 2019 का CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS के भी एग्जाम्स में आया था, DSSB के 21 के कई सारे पेपर में आया था। यानी यूएनओ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी संगठन की बात करें तो आपका क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके बारे में जिक्र करते हैं कि यूएनओ है क्या और कैसे वर्क करता है। यूएनओ बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार जब आपका हुआ था उसका रिजल्टेड पार्ट है। मतलब अगर देखा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से स्टार्ट हुआ था, 45 में जाकर खत्म हुआ था, जब नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एटम बम गिराता है, उसी के साथ आपका सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हो जाता है। तो फिर से यहाँ पे एक फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद संगठन बनाई गई थी जिसका क्या नाम था, लीग ऑफ नेशंस। वो चीजें सेकेंड वर्ल्ड वार होते ही लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया था, क्योंकि उसको इसीलिए ही बनाया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकना। उसके बाद इस संगठन को लाया गया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जिसका नाम यूएनओ है। तो यूएनओ का भी यही मेन मोटो है कि थर्ड विश्व युद्ध को रोकना, यानी तीसरा विश्व युद्ध को रोकना। जिस दिन तीसरा विश्व युद्ध हुआ उस दिन यूएनओ का काम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यूएनओ, यस, यूएनओ इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
इसका स्थापना होता है आपका 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर का, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, जो कि क्या है, यूएसए का एक फेमस सिटी है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अब हम यहाँ पे अगर जिक्र करें कि इसके कितने बॉडी होते हैं, तो इसके बॉडी की संख्या टोटल आपके 6 है। ठीक है, कितने हैं बॉडी, 6। उसी में ऐसा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी है वो आपका क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काम क्या करता है कि जो भी आपका सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, थर्ड विश्व युद्ध को रोकना, वो इसी की जिम्मेदारी है, इसके ही जिम्मेदारी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 6 बॉडी में कौन कौन से आते हैं आपके, सबसे पहला आपका जनरल असेंबली होता है, जो कि हम इसको बोलते हैं विश्व का लघु संसद, यानी स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का लघु संसद के रूप में बोला जाता है इसका जनरल असेंबली को। ठीक है, लघु संसद इसे कहते हैं। सेकेंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, थर्ड आपका है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यस, ये चीजें आप यहां पे नोट डाउन करते चलेंगे, हर एक चीज। ठीक है ममता ऋचा, कि क्या क्या क्वेश्चन से हम बनेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के माध्यम से वहां से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो हर एक चीज हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस केवल ये नहीं है कि केवल आपको यहाँ पे क्विज सॉल्व करना है, इसके साथ साथ आपको ये नोट डाउन करना है हर एक चीज। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ आपका है ट्रस्टीशिप। फिफ्थ आपका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा जो आपका बॉडी है इसका, उसका नाम है सेक्रेटरिएट। ठीक है, सेक्रेटरिएट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सचिवालय। तो ये आपके टोटल 6 बॉडी है, और यही 6 बॉडी पूरे के पूरे आपके इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जिसमें से सबसे मेन जो है आपका वो सिक्योरिटी काउंसिल ही है, क्योंकि यही डिसाइड करता है हर एक चीज जो कि यूएनओ करता है। दिस मीन अगर वहां के महासचिव को भी अगर लाना होगा तो वो रिकमेंड कौन करेगा, वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल ही करेगा। तो अब सिक्योरिटी काउंसिल की बात आती है, क्योंकि जनरल असेंबली यानी यूएनओ में जितने मेंबर हैं वो सभी के सभी जनरल असेंबली के मेंबर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यूएनओ में जो टोटल मेंबर है वो आपके 193 मेंबर है। 193 देश है, इसीलिए कहा जाता है दुनिया में कि टोटल जो ऑटोनोमस कंट्री है वो आपके कितने हैं, 193, 193। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति। 193 इसके मेंबर है। तो यहां से आप देखेंगे कि टोटल यूएनओ के बारे में। अब यहां से कुछ चीजें मैं और बताऊंगा आपको सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यस, सिक्योरिटी काउंसिल जो आपका क्वेश्चन था वो यही था, इसके कितने मेंबर्स हैं। तो टोटल इसके जो मेंबर्स होते हैं वो आपके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें कि परमानेंट और टेम्पररी, तो जो आपके परमानेंट मेंबर होते हैं और कुछ आपके टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, यानी अस्थायी मेंबर होते हैं, कुछ आपके स्थायी मेंबर होते हैं। तो परमानेंट मेंबर की टोटल यहां पे संख्या कितनी है सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 है। और जो आपके टेम्पररी मेंबर्स होते हैं इनकी संख्या कितनी है, 10 है। ये जो आपके टेम्पररी मेंबर्स आते हैं ये केवल आपके 2 इयर्स के लिए ही आते हैं, केवल 2 साल का इनका टेन्योर होता है। फिर ये आपके 2 साल के बाद वो मेंबरशिप उनसे चली जाएगी, फिर दूसरे कंट्री 10 इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये इनका टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे कितने होते हैं, फॉर 2 इयर्स। और ये 5 तो हमेशा ही रहेंगे। तो इन्हीं 5 के पास बेसिकली आप सुने होंगे कि वीटो पावर, जो बार बार वीटो लगाया जाता है कोई भी बिल को लेकर यूएनओ में, वो
इन्हीं के पास है। वीटो का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा बिल जो इनके एग्री के बिना पास नहीं होगा, मतलब इन पांचों को ही एग्री होना पड़ेगा। आप 193 में से जितने चाहे उतने मेंबर्स का आप अगर ले सकते हैं कि आपके वो पक्ष में है, लेकिन अगर इन पांचों में से किसी एक ने भी ना बोल दिया ना तो वो बिल पास नहीं होगा। और यही आपका मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो हमारा चाइना है, क्योंकि चाइना यहाँ पे क्या है, मेंबर्स के रूप में बैठा है। तो ध्यान रखना है, इसके लिए ट्रिक क्या है, रुफू की, याद रखना इससे, RUFUC। ये आपके सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने भी आपके विनर कंट्री थे ना वही बेसिकली इसके परमानेंट मेंबर बने। तो R फॉर क्या होगा आपका, रसिया, U फॉर आपका होगा यूके या USA, ठीक है, F फॉर आपका फ्रांस, U फॉर आपका फिर यूके, और आपका इकलौता एशिया का कंट्री जो है चाइना। तो ये 5 कंट्री आपके हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और इन्हीं के पास क्या है, वीटो पावर है। तो ध्यान रखना है जो आपके वीटो पावर है वो इन्हीं के पास है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे एसएससी में पूछा है कि सबसे ज्यादा टाइम्स वीटो का यूज किस कंट्री ने किया है। यस, गुड मॉर्निंग नितिन। यस, वीटो का किस कंट्री ने यूज किया है सबसे ज्यादा आपका, अगर बात करें इन पांचों में से वीटो का यूज किसने किया है तो आंसर क्या होगा, एनीबॉडी नो। यस, ज्योति, रसिया, यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना। यस, अगर बात करें यहां पे कि सबसे ज्यादा किस कंट्री ने वीटो का यूज किया है, यानी वीटो का मतलब बताया था, ये वीटो पावर सेम आपके प्रेसिडेंट के पास भी है किसी भी बिल को लेकर, ठीक है। प्रेसिडेंट की पढ़ेंगे हम, उनके पास कौन कौन सी वीटो पावर है। यस, एनीबॉडी, रसिया, यूएसए, फ्रांस, यूके एंड चाइना, इन पांचों में से किसके पास सबसे ज्यादा यूज किया है। तो ध्यान रखना है रसिया जो है वो मैक्सिमम टाइम यूज करने वाला आपका है वीटो, ठीक है, मैक्सिमम टाइम यूज किया है। तो ध्यान रखना है मैक्सिमम टाइम कौन यूज किया है, रसिया, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आया भी हुआ है। चले, अब चाइना जो है हमेशा यहां पे ध्यान रखना है कि चाइना ही इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया के अगेंस्ट में है, बाकी 4 तो सपोर्टिव है, लेकिन चाइना कभी भी सपोर्ट नहीं किया है इंडिया का, ठीक है। यस, मैं इधर कमेंट आपका देख रहा हूं। चलो, क्लियर हुआ चीजें यहां तक। आइए अब हम बात करते हैं यहां पे अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में पूछा गया था, ओके, यस काजल, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलो, मार्कर थोड़ा सा मैं ले लूंगा। अब हम बात करें यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो मैंने बात कर टेम्पररी का, तो टेम्पररी में कितने सदस्य थे आपके, 10, 10 आपके टेम्पररी थे और 5 आपके क्या थे, आपके परमानेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, 10। आई होप आपको यूएनओ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे और क्वेश्चंस आएंगे यूएनओ के उसका मैंने बताऊंगा। कई सारी इसके एजेंसीज हैं जो कि आपके पूरे दुनिया में काम करते हैं, जैसे आपका WHO हो गया जो कि हेल्थ के लिए काम करता है, WTO जो हो गया वो ट्रेड के लिए काम करता है, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, इसके 14 एजेंसीज हैं टोटल ऐसे जो कि दुनिया में सब कुछ ग्रो करने के लिए, यानी हर एक चीज एजुकेशन से रिलेटेड हो गया या कल्चर से रिलेटेड हो गया या हेल्थ हो गया, टूरिज्म हो गया, मतलब कैसे दुनिया कनेक्ट हो एक साथ की वर्ल्ड वार ना हो, ठीक है। तो ये सभी इसके एजेंसी काम करते हैं। यूएनओ के क्वेश्चंस आगे आएंगे तो हम वहां पे जिक्र करेंगे इन सब का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। Yes, second question. Which of the following Indian actress is a part of the global Girl Up campaign by the United Nations? ठीक है, कौन से ऐसे भारतीय अभिनेत्री है जो वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आपका CHSL में 2019 में आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना है, क्योंकि एक ही एक्ट्रेस है जो कि यूएनओ से जुड़ी हुई है। वो एक्ट्रेस कौन है। यस, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कैटरीना कैफ एंड ऐश्वर्या राय बच्चन, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। प्रियंका, काजल, यस, ओके। क्वेश्चंस आपके यहां पे आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। यस, वेरी गुड। मैंने यहां पे बात किया था
वैश्विक गर्ल ऑफ का यानी संयुक्त राष्ट्र से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा उससे केवल एक ही एक्ट्रेस है अभी, वो कौन है अभी? आपकी प्रियंका चोपड़ा। चलिए प्रियंका चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यस तो देखिए ये सबसे पहले गर्ल अप क्या है, ये जो गर्ल अप स्कीम जो अभियान है यूएनओ के द्वारा जो लाया गया है, ये बेसिकली जितनी भी लड़कियां हैं उनको ग्रो करने के लिए, यानी उनके एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, उनको हेल्थ से रिलेटेड हो गया, उनको फ्रीडम हो गया, उनको यहाँ पे लीडरशिप के क्वालिटी हो गए, इन सब की अवेयरनेस के लिए यूएनओ के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसको अगर बात करें यहाँ पे कि इस अभियान से जो इंडियन एक्ट्रेस है वो कौन जुड़ी है? आपकी प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। यस अब क्वेश्चन यहां पे आता है, प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड एक आपका होता है मिस यूनिवर्स, तो मिस वर्ल्ड की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड की खिताब जीती थी। ठीक है, मिस वर्ल्ड की खिताब जीती थी। इसके साथ साथ ये यूनिसेफ के जो गुडविल एम्बेसडर हैं, गुडविल एम्बेसडर वो भी रह चुकी है 2016 में। ठीक है, यानी एक गुडविल एम्बेसडर एज अ हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, तो यूनिसेफ का अगर इंडियन गुडविल एम्बेसडर के रूप में जो काम किए वो कौन की है? आपकी प्रियंका चोपड़ा। यस अगर बात करें यहाँ पे ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो ऐश्वर्या राय बच्चन आपको पता ही है, यस ऐश्वर्या राय बच्चन भी आपका 1994 का मिस वर्ल्ड था, वो आपकी ऐश्वर्या राय बच्चन ने जीती थी। ठीक है, तो 1994 का अगर बात करें मिस वर्ल्ड तो कौन जीता है? ऐश्वर्या राय बच्चन। यस अब क्वेश्चन आपका लेटेस्ट आएगा कि अभी लेटेस्ट में कौन जीता है आपका मिस यूनिवर्स। ध्यान रखना है लेटेस्ट में आपका मानसी छिल्लर, मानसी छिल्लर ये आपकी लेटेस्ट मिस यूनिवर्स है इंडियन, जो कि आपकी बनी थी 2017 में। 2017 में बनने वाली मानुषी छिल्लर है 2017 में। चले बात करें यहाँ पे अदर एक्ट्रेस का, तो कैटरीना कैफ अभी हाल फिलहाल में ही बहुत फेमस रही है, क्योंकि इनका भी शादी हुआ है। और किससे हुआ है? विक्की कौशल से। क्वेश्चंस कभी आएगा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में जानना। चलो तो ये चीजें आपका था पूरा का पूरा इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, जो कि निक जोन्स की वाइफ है। आइए आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन का। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसके मुख्यालय कहाँ है? यानी आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वेयर इज इट हेडक्वार्टर? यस ऑप्शंस आर रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क एंड ब्रुसेल्स। ठीक है, ये भी आपका SSC TCS के द्वारा क्वेश्चन आया हुआ है। यस आंसर क्या होगा इसका? यस ममता हरनाज कौर। हरनाज कौर देखो, ममता हरनाज कौर मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दो बताया था ना, तो मिस वर्ल्ड जो है वो आपकी ये एक्ट्रेस बनी है आपका, जैसे आपका ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई या प्रियंका चोपड़ा हो गई या मानसी छिल्लर हो गई। लेकिन मिस यूनिवर्स जो हो गए ना वो आपकी बनी है हरनाज कौर इस बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 21 का जो बनी है वो हरनाज कौर बनी थी इंडियन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। तो मिस यूनिवर्स अलग होता है और मिस वर्ल्ड अलग होता है। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड आपको ध्यान रखना है मानसी छिल्लर लेटेस्ट, और मिस यूनिवर्स लेटेस्ट जो है वो आपकी कौन है? हरनाज कौर सिंधु, रोम इटली। वेरी गुड। देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड से रिलेटेड कोई भी एजेंसी जाती यूएनओ की, वो सबका ही हेडक्वार्टर कहां पे है? रोम इटली में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? रोम इटली। यस, चाहे आपका ये हो गया WFP हो गया या आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर
ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके जितने भी एजेंसीज हैं जहां पे आपके फूड वर्ड आएगा, ये सबका ही हेडक्वार्टर कहां पे है आपका? रोम इटली में। कहां है आपका? रोम इटली, रोम इटली। तो ध्यान रखना यहाँ पे इन सबका हेडक्वार्टर कहां पे? रोम इटली में। और यही आपका रोम जो है वो इटली का कैपिटल है। और इटली में किसका मामा का घर है? ठीक है, तो इटली में आपके राहुल गांधी के मामा घर है, सोनिया गांधी यहीं से बिलोंग करती हैं। आइए अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। पेरिस, ठीक है, पेरिस, पेरिस को कहा जाता है क्या? ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है और ये कई चीजों से फेमस भी, जैसे आपका एफिल टावर यहीं पे है। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है कॉस्मेटिक्स, जो कि यहाँ पे मेकअप के लिए यूज किया जाता है, और उसका क्या नाम है? लैक्मी। ठीक है, तो लैक्मी प्रोडक्ट जो है वो पेरिस का ही है, लैक्मी। ठीक है, इंडिया में बात करें तो यहाँ पे टाटा ने इसमें शेयर ले चुका है लैक्मी का। लैक्मी जो वर्ड है बेसिकली इंडियन गॉडेस लक्ष्मी से लिया गया है। ठीक है, तो लैक्मी यहीं का प्रोडक्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है फॉर मेकअप। 2 मिनट में जादू बना देगा। यस, न्यूयॉर्क मैंने बताया था आपका, न्यूयॉर्क। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन और कुछ पूछ लेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। ठीक है, सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। न्यूयॉर्क जो है वो आपका हडसन, जो आपका हडसन रिवर है उसके किनारे स्थित है। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो है आपका बेल्जियम का कैपिटल है, बेल्जियम का कैपिटल है, जो कि यूरोप का कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है, इसके बारे में जिक्र करेंगे अभी, क्योंकि बेल्जियम में भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, तो बेल्जियम का जिक्र होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जितने भी एजेंसीज आपके स्टार्ट होंगे फूड से, एग्रीकल्चर से, उन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम में, जो कि यूएन के कोई ना कोई पार्ट होंगे, एजेंसी होंगे। ठीक है, यस, चलो रोम का ध्यान रखना है। एक रोमन किंग थे आपके जूलियस सीजर, जो आपने पढ़ा होगा। एक नॉवेल है, किसका नॉवेल है ये? शेक्सपियर का नॉवेल है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। यस, निम्न में से कौन सा देश सार्क संघ का सदस्य नहीं है? यानी सार्क का कौन मेंबर नहीं है? यस, चलो आंसर दो आप लोग फटाफट। इसका क्या आंसर राइट होगा? ये भी टीसीएस का क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जरूरी नहीं है कि सीजीएल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं रैंडमली सर्च किया था यहाँ पेपर उठाकर, वहां पे मिल गया था क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन टीसीएस के कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है सार्क के बारे में। सार्क वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक संगठन है इंडिया और इंडिया के आपके पड़ोसी देशों का। ठीक है, इंडिया और उसके पड़ोसी देशों का सार्क एक इंपॉर्टेंट आपका संगठन है, जिसमें 2014 में जब मोदी जी फर्स्ट टाइम पीएम बने थे, तो अपने जब शपथ ग्रहण था उनका, तब सभी सार्क के मेंबर्स को इनवाइट किए थे। ठीक है, जिसमें से पाकिस्तान नहीं आया था, बाकी सभी के राष्ट्राध्यक्ष यहां पे आए हुए थे। चाइना, चाइना, यस। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पे सार्क के बारे में। सार्क, सबसे पहले इसका पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये स्टेब्लिश होता है आपका 1980, ये स्टेब्लिश होता है आपका 7 दिसंबर 1982 को। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना होती है। 1982 में बेसिकली यहां पे इसको बुलाया जाता है, लेकिन इसकी स्थापना प्रॉपर होती है 1985 में, जो कि जब इसके चार्टर पे अध्यक्ष साइन किया जाता है। ठीक है, और ये होता कहां पे? ढाका में। ढाका किसका कैपिटल है? बांग्लादेश का कैपिटल है। लेकिन अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर का, तो हेडक्वार्टर कहां पे है? काठमांडू। काठमांडू किसका कैपिटल है? नेपाल का। तो नेपाल में इसका
हेडक्वार्टर है। अब हम बात करें यहाँ पे सार्क का मेन काम क्या होता है कि जो आपके साउथ एशियन एसोसिएशन के जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनमें टूरिज्म और ट्रेड का कोऑपरेशन बनाना और इसके साथ साथ जो यहाँ पे टेररिज्म है उसको रोकना, क्योंकि आपको पता है एक कंट्रीज में ऐसा है जो आपका क्या है टेररिज्म का फादर कहा जाता है, ठीक है, तो वो आपका पाकिस्तान है, तो उसको रोकना बेसिकली ये था। लेकिन उसके वजह से ही ये संगठन आज काम करना बंद कर दिया है, मतलब बहुत ज्यादा वीक हो गया, ठीक है, क्योंकि 2016 में जो लास्ट ये इसका होना था समिट, वो होना था आपका इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद आपका होना था, लेकिन उसी टाइम पे आपने उरी अटैक हो गया था इंडिया में, ठीक है, तो उरी अटैक जो आपने मूवी देखा होगा विक्की कौशल का, ठीक है, तो उसमें आपका हमला हुआ था जिससे इंडिया क्या कर दिया, यहाँ पे जाने से मना कर दिया। इंडिया के साथ साथ यहाँ पे कई सारे कंट्री ने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो आपका अटैक हुआ था पाकिस्तान से प्रूफ हो चुका था, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे इसका सबमिट होना बंद हो गया और आज एक वीक संगठन के रूप में बन चुका है सार्क। तो सार्क से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे यहीं से बनेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है हमेशा कि जो इसके मेंबर्स हैं, तो टोटल इसके मेंबर्स आपके 8 है, तो इसके ट्रिक है एमबीबीएस पेन, अगर कोई एमबीबीएस करता है तो उसको दर्द हो जाती है, ठीक है, तो ये आपके 8 कंट्री हैं जो कि किसके हैं, सार्क वाले हैं। एम फॉर क्या होगा आपका मालदीव, ठीक है, बी फॉर आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, बी फॉर आपका भूटान, एस फॉर आपका श्रीलंका, श्रीलंका, यस, पी फॉर आपका पाकिस्तान, ठीक है, ए फॉर आपका अफगानिस्तान, आई फॉर आपका इंडिया और एन फॉर आपका नेपाल। ये आपके 8 कंट्री हैं जो कि सार्क के क्या है मेंबर्स है। इसमें से आपका चाइना नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा आपका चाइना ही होगा, ठीक है। तो ये था पूरा सार्क के बारे में। इसकी स्थापना होती है 7 दिसंबर 1985 को, ढाका में होती है, क्योंकि यहाँ पे पहला समिट भी ढाका में हुआ था, ध्यान रखना है, और ये काठमांडू आपका नेपाल में हेडक्वार्टर है। सर सर जस्ट 1 मिनट वेट, क्या हुआ सर? ओके, थोड़ा सा बफरिंग हुआ था। आइए फिर से हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसका स्नैपशॉट लेकर आप साथ में क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। जो नोट डाउन नहीं कर पा रहा है वो स्नैपशॉट ले लेगा। यस ममता, नाउ फाइन। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए, क्वेश्चन आपका, इंडिया साइंड पंचशील ट्रीटी विद विच कंट्री, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया है। पंचशील संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है इसके नेपाल, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। इसका नाम सुने आप लोग, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए ना, किसके साथ इसका ट्रीटी हुआ है पंचशील समझौता। यस, किसके साथ ट्रीटी हुआ है इसका? नेपाल, ममता का आंसर नेपाल। यस, ज्योति, चले आइए पंचशील समझौता की बात करते हैं। यहां पे देखो, भारत को आजादी मिली थी 1947 को, उसके 2 साल के बाद चाइना जो है वो भी साम्यवादी कंट्री के रूप में उभर चुका था, इन्हें साम्यवादी कंट्री का रूप ले लिया था। मतलब यहाँ पे देखा जाए कि इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन क्वेश्चन है कि चाइना कब आजाद हुआ था, तो वो हुआ था आपका कब 1949 में। उसके बाद आजाद होते ही उसकी सबसे पहले नजर पड़ी किसकी, आपके तिब्बत पे, क्योंकि तिब्बत एक बहुत बड़ा एरिया था और वह एरिया में बहुत कम लोग रहते थे, जो कि चाइना से बॉर्डर पूरा लड़ता होता था उसका। इंडिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं था
था पहले चाइना के साथ, लेकिन 1950 में ही उसने सबसे पहले यहाँ पे अटैक किया था तिब्बत पे, और तिब्बत में डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया था पूरा का पूरा। उसके बाद डिस्टरबेंस क्रिएट होते ही चाइना के साथ यहाँ पे हमारा बॉर्डर डायरेक्ट लग गया। उसके बाद डर लगने लगा, क्योंकि अभी इंडिया जस्ट आज़ाद हुआ था, और आज़ादी होने के बाद इंडिया के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, इतना ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि इंडिया को कंगाल बनाकर गए थे अंग्रेज। ठीक है, जो सोने की चिड़िया इंडिया हुआ करती थी उसको मिट्टी की चिड़िया बनाकर चले गए थे अंग्रेज। तो उसके बाद उस टाइम के जो पीएम थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा कि इंडिया और चाइना के साथ जब तक दोस्ताना व्यवहार नहीं होगा, नहीं तो फिर वहाँ पे अटैक चाइना कर सकता है इंडिया पे। तो उन्होंने 1954 में एक ट्रीटी किया जिसका नाम दिया था पंचशील संधि, यानी यहाँ पे 5 सिद्धांत इन्होंने बताया था। ठीक है, 1954 में ये ट्रीटी होता है, और ये ट्रीटी आपका पंचशील सिद्धांत के नाम, यानी इसमें 5 चीजें दी गई थी कि हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, एक दूसरे के एरिया बांट कर रखेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो 5 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, तो 5 भाग यहाँ ध्यान रखना है कि पंचशील यहीं से आया है, क्योंकि ये पंचशील आपका जो टर्म लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, बौद्ध धर्म की किताब से लिया गया था। क्योंकि चाइना जो है बौद्धिज्म है, तो उसने सोचा कि हम इस ट्रीटी को केवल 8 साल के लिए ही हम वैलिड करेंगे। तो केवल ये ट्रीटी जो चला था वो आपके 8 साल के लिए चला था, क्योंकि यहाँ पे यस, तो 8 इयर्स तक तो कुछ नहीं किया, क्योंकि इंडिया और तिब्बत का पहले ही बॉर्डर यहाँ पे अंग्रेज बांट के गए थे, जिसका नाम उन्होंने रखा मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन जो है पूरा का पूरा जो भी एरिया आता है लद्दाख वाला और आपका उत्तराखंड वाला और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह जितनी भी एरिया आता है वो सारा का सारा यहाँ पे एरिया उन्होंने मैकमोहन लाइन से बांट कर पहले ही चले गए थे। ठीक है, लेकिन वो कहा आकर चाइना जब 1950 में अटैक करके और 1959 में ऑफिशियल रूप से यहाँ पे तिब्बत पे कब्जा जमा लिया। तो ऑफिशियल रूप से जब 59 में कब्जा जमा लिया तभी लगा कि अब ये कहता है कि जो आपका तिब्बत है, तो तिब्बत के टोटल एक तिब्बत क्या है, हथेली है, और इस हथेली के क्या है, 5 उंगलियां हैं। मतलब ये हथेली है, इसके 5 उंगलियां हैं, और ये पांचों के पांचों भी क्या है, हमारा ही है। तो इसमें पांचों में सबसे पहले क्या नाम लेता है, इसे कहता है कि लद्दाख। ठीक है, दूसरा आपका नेपाल, तीसरा आपका सिक्किम, चौथा आपका भूटान, और 5वां आपका अरुणाचल प्रदेश। ये पांचों के पांचों उंगलियों कहता है चाइना क्या है, ये हमारे हथेली के 5 उंगलियां और पांचों के पांचों एरिया हमारा है, जिसमें आपका 1962 में अटैक किया था, और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया है उस पर उसने कब्जा जमा लिया। जो कि लद्दाख वाला जब भी एरिया है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, अक्साई चीन के रूप में जानते हैं। यानी वहां पे जो लाइन खींची गई है वो खींची गई है आपका LAC। क्या है आपका LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये आपका मैकमोहन से इधर है, जब भी आपके गलवान आपका हुआ था अटैक, तो गलवान जो घाटी है, गलवान घाटी के बिल्कुल आपका पेंगोंग लेक है उसके बीच से होकर गुजरी है, वो आपका क्या नाम है, LAC। और LAC में ध्यान रखना है कि ITBP के जवान और आर्मी साथ में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि आर्मी पूरा का पूरा 2 ही जगह एक्सटर्नल रूप से काम करती है बॉर्डर पे, बाकी इंटरनल आपका काम करती है पूरी आर्मी। ठीक है, तो आपका LOC हो गया जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे जो लाइन है, और इधर LAC हो गया। तो पूरा लद्दाख और कश्मीर को यहाँ पे इन्होंने पूरा लगभग 40% से ज़्यादा एरिया को इन्होंने कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने और चाइना ने। चलो, तो पंचशील ट्रीटी आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना। और इसी ट्रीटी में इन्होंने एक नारा दिया था, जो कि नारा आपने भी सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, क्या नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई। तो इन्होंने नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने कि कैसे भी हम इसके साथ फ्रेंडशिप बना कर रखे, और यही देन था कि यूएनओ में वीटो पावर का जाना, क्योंकि इसी टाइम आया था कि एशिया से कोई एक कंट्री यूएनओ में परमानेंट मेंबर बनेगा, और ऑफर आया था इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया क्या था इस टाइम, डेमोक्रेसी कंट्री था। लेकिन डेमोक्रेसी आपका वहाँ पे नहीं है चाइना में, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहाँ पे जो आएगा वही रहेगा जब तक वो चाहे तब तक। ठीक है, तो एक पार्टी की सरकार है वहाँ पे, तो ऑफर आया था इंडिया के पास, लेकिन इंडिया का कुछ शेयर देना पड़ता है यूएनओ में खर्चे के रूप में, लेकिन इंडिया इस समय एफर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे गरीब था। तो उसने कह दिया कि चाइना ये ले ले, क्योंकि चाइना हमसे डेवलप है, सबसे पावरफुल है, और यहाँ पे देखा जाए तो सब कुछ में वेल डेवलप है। तो चाइना को ऑफर दे दिया जवाहरलाल नेहरू ने, और यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई आज के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आज के पीएम है वो हमेशा कोसते हैं फर्स्ट पीएम को ही। क्यों? क्योंकि यही रीजन था, क्योंकि यहाँ पे वीटो पावर को देना, उसके अलावा बहुत सारी चीजें था जो कि उस समय के कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं था कि उस समय के पीएम कर पाए। चलो,
आइए, तो आई होप आपको पंचशील ट्रीटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये किसके साथ हुआ था? चाइना के साथ हुआ था। पाकिस्तान आपको पता है, ठीक है, नेपाल काठमांडू इसका, और बांग्लादेश का ढाका। ठीक है, बांग्लादेश के साथ दो आपका इसके साथ भी कुछ डिस्प्यूट था जो कि जाकर आपका बाद में सॉल्व हुआ था, जो 100 आपका संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, वो आपका कौन सा था? एक तो था आपका बेरूबारी का, ठीक है, बेरूबारी जो आपने केस सुना होगा। एक था आपका 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर। ये दोनों के दोनों डिस्प्यूटल जो मामला है वो किसके साथ है? आपका बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर बोला जाता है, और नेपाल के साथ जो है वो आपका काला पानी जो है उसके साथ इसका जो अभी डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था ओली के टाइम पे। ठीक है, तो ये कुछ डिस्प्यूट जो है हमारे सारे पड़ोसी देश है उनके साथ है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। यस, मजा आ रहा है? एक बार अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, द हेडक्वार्टर ऑफ द WTO इज लोकेटेड एट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये भी आपका SSC CPM में क्वेश्चन आया हुआ था 24 में, 24 जो नवंबर को एग्जाम हुआ था 20 वाला, उसमें तो TCS ये भी एग्जाम कराती है। तो ध्यान रखना है, WTO का पूछा यहाँ पे कि हेडक्वार्टर कहाँ है। ये भी एक एजेंसी है, यस, प्रिया मदेसिया। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे WTO के बारे में, उसके बाद आ जाएंगे इसके जितने भी एजेंसी है। मैंने बताया था कि टोटल यहाँ पे 14 एजेंसी है जो कि इवनो की एजेंसी जो कि पूरे दुनिया में काम करते हैं। उसके हर जगह अलग अलग सब ब्रांचेज है, लेकिन सबका ही कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेडक्वार्टर ही हमेशा पूछा जाता है कि किस संगठन का कहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो इसकी बात करें यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का यानी WTO का, तो जितने भी यहाँ पे अगर W से स्टार्ट होते हैं और O से खत्म होंगे, यानी यहाँ पे वर्ल्ड से स्टार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होंगे संगठन, वो सबका ही हेडक्वार्टर हमेशा जेनेवा में ही आपको देकर आना है। ठीक है, तो एक ट्रिक समझ लेना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जेनेवा में। ठीक है, WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है आपकी यस 1 जैन 1995 को स्टेब्लिश होता है आपका कौन? WTO। और ये काम क्या करते हैं? ट्रेड मतलब यहाँ पे जितने भी कंट्री हैं उनके बीच में ट्रेड, यानी यहाँ पे उनके साथ एक ट्रीटी बनाना, एक संधि करना है कि कोई सा देश, जैसे आप देखेंगे हमेशा ही हम विरोध करते हैं चाइना का प्रोडक्ट का, लेकिन हमें हमारे PM या हमारे प्रेसिडेंट क्यों नहीं विरोध कर देते? वो भी चाहते तो हमारा डायरेक्ट बंद हो जाता चाइना के साथ यहाँ पे ट्रेड, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के दोनों WTO के मेंबर्स हैं। और ऐसा कभी कोई कंट्री नहीं कर सकता है कि किसी कंट्री के किसी प्रोडक्ट का बाइकआउट करे जब तक उसमें कुछ प्रॉब्लम न आए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे जब तक कोई कंट्री न चाहे, तो ये चीजें हम नहीं खत्म कर सकते चाइना का साथ। यस, अब बात करें यहाँ पे कि इसके कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल इसके मेंबर जो हैं वो आपके 164 मेंबर हैं। WTO के 164 मेंबर, 164 देश हैं जो कि इसके मेंबर हैं। यस, अब हम बात करें यहाँ पे पेरिस, फिर से पेरिस आ गया आपका। यस, पेरिस में एक फेमस आपने पेंटिंग का नाम सुना होगा जिसका नाम है मोनालिसा का पेंटिंग। यस, मोनालिसा का पेंटिंग, एक क्वेश्चन आता है कि ये सबसे वर्ल्ड में सबसे, अगर बात करें कि सबसे मतलब यूनिक पेंटिंग है और सबसे ज्यादा पैसों में यही बिका था आपका पेंटिंग, तो ये पेंटिंग आपका मोनालिसा का पेंटिंग है। और ये पेंटिंग का क्वेश्चन आया था कि किस म्यूजियम में रखा गया मोनालिसा का पेंटिंग, तो ध्यान रखना है ये आपका लॉरे म्यूजियम जो है पेरिस में, वहां पे इस पेंटिंग को रखा गया है जो कि ओरिजिनल बनाया था किसने? इस पेंटिंग को किसने बना, कौन बनाया था जरा एक बार बताओ तो मुझे। मोनालिसा का पेंटिंग, ठीक है, इसको बनाने वाले थे आपके, ये रखा गया आपका लॉरे म्यूजियम में। ठीक है, लॉरे म्यूजियम में रखा गया है जो कि कहां पे लोकेटेड है? पेरिस में लोकेटेड है। यस, इसको बनाने वाले कौन थे? यस, इस पेंटिंग को कौन बनाया था?
चलो लिख लो यहाँ पे, इस पेंटिंग को बनाने वाले थे आपके लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, फेमस पेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यही वो पर्सन है जो कि मोनालिसा पेंटिंग को बनाए थे, जो कि सबसे दुनिया का यूनिक पेंटिंग है। ठीक है, जो कि रखा गया है लॉरे म्यूजियम पेरिस में। यस, वाशिंगटन डीसी कैपिटल है किसका? यूएसए का। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और दुबई पता ये किसका कैपिटल है? यूएई का। यूएई जो है आपका, उसका कैपिटल क्या है? दुबई है। और दुबई में ही क्या है? विश्व का सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसका नाम है एफिल, नहीं, बुर्ज खलीफा। एफिल टावर तो आपका फ्रांस में है, बुर्ज खलीफा याद है ना? दिलाए दो मुझे बुर्ज खलीफा, तो वो आपकी कहाँ है? यही लोकेटेड है। यस, नो आइडिया। चलो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी की सारी चीजें। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर बताना आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ये एक संगठन है, बेसिकली यूरोप में मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं उनका एक संगठन बनाया गया है ये। और ये संगठन एक यूनिक रूप में काम करते हैं, मतलब अगर ये यूनिक, ये जो चाहेंगे वही सारे के सारे देश चाहेंगे। ठीक है, मतलब ये आपका एक देश के रूप में काम करता है यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर पूछा है कहां पे? यस, डू फास्ट, कमेंट करके बताओ तो। चलो आइए, यूरोपियन यूनियन ध्यान रखना है यहाँ पे। इसकी स्थापना जो होती है वो आपके आज़ादी के बाद एक हर एक संगठन, देखिए जो भी आपके जैसे अफ्रीकन यूनियन बन गया था, यूरोपियन यूनियन बन गया था, ऐसे ही नाटो बना था, ऐसा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे जो कि आपका एक संगठन के रूप में काम करे। क्योंकि आपको पता है ना कि एक संगठन के रूप में जो काम करेगा वो सबसे पावरफुल होता है। ठीक है, तो वैसे ही सभी कंट्रियों ने एक संगठन बनाया और कहा कि हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे, हर एक चीज का जो संगठन कहेगी वही हम करेंगे। इससे क्या होगा? हमारी पावरफुल जो हम पावरफुल नेशंस के रूप में उभरेंगे और दुनिया में अच्छे से राज कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें से ही आपका ये था एक यूरोपियन यूनियन जिसकी स्थापना होती है आपके 1958 में। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश की बात करें यहाँ पे तो 1958 में इस्टेब्लिश होते हैं। और पहले तो स्टार्टिंग में ये कम थे, बाद में 28 हो गए थे, लेकिन अभी इसके बात करें टोटल मेंबर्स की तो मेंबर्स की संख्या जो इसकी है अभी 27 है। क्योंकि 27, 28 हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है कि 2020 में एक ब्रेग्जिट होता है और इस ब्रेग्जिट में ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से क्या होता है? अलग हो जाता है। तो ब्रेग्जिट याद रखना है, ये क्या है? यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था कभी ब्रिटेन, और ब्रिटेन का अलग होना वो ब्रेग्जिट कहलाता है। और ये अलग हुआ था आपका 2020 में। ठीक है, तो ये 2020 में आपका अलग हो गया। उसके बाद इसके मेंबर्स बच गए टोटल आपके कितने? 27। तो ये एज अ कंट्री के रूप में काम करते हैं। तो कंट्री के रूप में काम करेंगे तो आपको पता है कि हर एक चीज होना चाहिए। पर्टिकुलर आपका पार्लियामेंट होगा, इनका सेक्रेटरीट होगा, इसके अलावा इनका एक करेंसी होगा। तो इन्हीं के करेंसी जो है यूरोपियन यूनियन का, वो करेंसी क्या आपका है? यूरो। तो करेंसी की अगर बात करें यहाँ पे तो क्या है? यूरो। यूरो कप भी होता है आपका एक ट्रॉफी जो कि फुटबॉल का फेमस ट्रॉफी है, यूरो। ध्यान रखना है। तो इसमें 27 में से केवल 17 कंट्री ऐसे हैं जो आपके यूरो अडॉप्ट किए हैं। बाकी आपके जो 10 कंट्री हैं उनके पास क्या है? अलग अलग मुद्राएं हैं। तो 17 कंट्री के पास यूरो है। और इसका जो बात करें यहाँ पे हेडक्वार्टर का तो कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स में ही हेडक्वार्टर के साथ साथ इसका सेक्रेटरीट के साथ साथ यहाँ पे इसका क्या है? पार्लियामेंट भी है। ठीक है, पार्लियामेंट। और ब्रुसेल्स बताया था मैंने किसका कैपिटल है? बेल्जियम का कैपिटल है। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल है लंदन। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका क्या है? लंदन। तो लंदन के बीच में याद रखना आपको ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। जीएमटी जो है आपका वो लंदन से ही आपका गुजरा है, जो कि 0 डिग्री क्या है? लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है? जो आपकी सीधी सीधी रेखा होती है, लंबी लंबी रेखा होती है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड आपकी 0 डिग्री यहीं से गुजरी है
और इसीलिए यही से माना जाता है टाइम का शुरुआत। मतलब इसका अगर हम ईस्ट में आएंगे तो टाइम बढ़ेगा और यहाँ पे वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा। मतलब यहाँ पे बात करें इसके 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री है आपका। इसके ईस्ट में चलेंगे तो टाइम क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, और अगर इसके वेस्ट में चलेंगे तो क्या होगा, टाइम घटेगा। तो ये ध्यान रखना आपको। किसके बारे में, जीएमटी के बारे में, जो कि बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कि हमारा इंडिया जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे कितना आगे है। तो जीएमटी आप कभी भी टाइम सेट करते हो तो वहां पे दिखता है 5 और 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे हम इससे आगे हैं। अगर डिग्री में बात करें यहाँ पे तो 82.5 डिग्री हम आगे हैं किससे, 0 डिग्री से, यानी लंदन से। इसीलिए हमारे प्लस में हो गए, यानी अगर वहां 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 5:30 बजेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा प्लस होगा। इसी तरह लोकेशन निकाला जाता है ज्योग्राफी में। यहाँ पे कुछ बात करेंगे, यहाँ पे पेरिस मैंने आपको जिक्र कर दिया था। क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ये कैपिटल है किसी कंट्री का, जो कि बहुत ज्यादा अभी क्या है, करंट में बना हुआ है। तो जो भी आपके अभी एग्जाम होने वाले हैं ना, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो क्यों ध्यान रखना है, यूक्रेन का कैपिटल है। किसका कैपिटल है, क्यों, ये आपका यूक्रेन का कैपिटल है। कहां लिख दूं, यहां लिख दे रहा हूं, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन वही कंट्री है जिस पे अभी अटैक किया था, यानी अटैक तो नहीं कर पाया था डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली आपका रसिया जो इसके कुछ हिस्सों को ले लिया। जैसे इसका क्रीमिया लिया था पहले आपका 2014 में, उसके बाद अभी इसका जो आपका ईस्टर्न साइड वाला हिस्सा है जो प्रो रशियन है, वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। और इनके बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम है मिन्स्क समझौता, मिन्स्क ट्रीटी, जो कि 2015 में हुआ था। उसके तहत क्या हुआ कि जो कोई भी एरिया अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो यूक्रेन क्या करेगा, उसको आजाद कर देगा, उसको ऑटोनोमस कर देगा। तो ये ऑटोनोमस हो गया 2 एरिया उसका। तो इस तरीके से आप देखें कि ये चारों के चारों ऑप्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा यूरोपियन यूनियन के बारे में। यस, बिल्कुल अभी न्यूज में है काजल, तो आप लोग को तैयार होना है इसके लिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो क्यों, इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछेगा रसिया का जो प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसने खुद अपने यहाँ के संविधान को अमेंडमेंट्स करके और 1935 तक खुद को ही अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो ऐसा आपका कम्युनिस्ट कंट्री है, और उसका सपोर्ट जो कर रहा है चाइना कर रहा है। तो 2 ही कंट्री हैं जो एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना फुल सपोर्ट में है कि यूक्रेन को आप लोग, क्योंकि यूक्रेन जो है वो आपका कभी ना कभी हिस्सा था किसका, यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर जो था वो कभी रसिया का पूरा बॉडी हुआ करता, जैसे आपकी यूएसए है वैसे आपकी यूएसएसआर हुआ करता था। लेकिन बाद में जाकर यहाँ पे कोल्ड वार खत्म हुआ, कोलैप्स कर जाता है वो 15 देशों में। इस तरीके से अब रसिया बोल रहा है कि हमारा हिस्सा है तो हमारा ही रहेगा। तो फिर से अटैक करना स्टार्ट किया उन सभी देशों पे जो यूएसएसआर के हिस्सा थे कभी। नाउ मूव ऑन, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरपोल। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यस, बताइए आंसर क्या होगा इसका। इंटरपोल का मुख्यालय कहां है, आ जाओ। इंटरपोल ये किसी का शॉर्ट फॉर्म है और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस होती क्या है, जो कि इंटरनेशनल पुलिस पूरी दुनिया में अगर कोई भी चीज स्मगलिंग होता है या आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, उनको रोकने के लिए बेसिकली एक संगठन है जो कि काम करती है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे आतंकवादी घटनाएं हुए हैं जहां पे इंटरपोल को भेजा जाता है। कई सारे हॉलीवुड मूवी में भी दिखाया गया इस चीज को, ठीक है, इंटरपोल के पुलिस को यानी इंटरपोल को। अब इंटरपोल एक आपका यहां से कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट होता है, पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये किसी का पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड ये किसको कहते हैं, विश्व का पुलिस मैन ये कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था एक बॉडी को जो कि यूएन का बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि इंटरनेशनल पुलिस क्या होती है और पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड क्या है। तो पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल को यानी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। और इंटरनेशनल पुलिस जो है वो आपकी हर एक कंट्री के कुछ कुछ यहाँ पे कमांडोज होते हैं जो कि ये एक संगठन के रूप में काम करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस। तो ध्यान रखना है इसको। और इसका जो आपका हेडक्वार्टर वो कहाँ है, लियोन में, लियोन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन, जो कि क्या है, फ्रांस का एक फेमस सिटी है। तो ध्यान रखना है लियोन।
यस, लंदन के बारे में बता दिया था, ठीक है, किस नदी किनारे है, थेम्स नदी किनारे है, ठीक है, पेरिस सीन नदी किनारे, जेनेवा किसका कैपिटल है, कैपिटल तो ये है ही नहीं क्योंकि ये सिटी है फेमस आपका स्विट्जरलैंड का, ठीक है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है, कोई बता सकता है? देखिए स्विट्जरलैंड के टोटल आपके कुछ सिटी को याद रखना है, स्विट्जरलैंड में टोटल आपके कुछ सिटी मिलेंगे जिसमें से सबसे आपके इंपॉर्टेंट है जिनेवा, ठीक है, इसके बाद इसका बर्न, उसके बाद ज्यूरिच, कहां भग रहा है ये, ठीक है, जिनेवा, बर्न, ज्यूरिच, लौसाने, ठीक है, इसके बाद बात करें यहां पे दावोस, तो ये कुछ यहाँ पे फेमस हैं। जिनेवा जो है इसके फेमस सिटी के रूप में है जिसमें सबसे ज्यादा आपके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे पूरे दुनिया के, ठीक है, बर्न जो है इसका कैपिटल है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बर्न किसका कैपिटल है, ज्यूरिच जो है यहाँ पे फीफा का हेडक्वार्टर है, ठीक है, फीफा का हेडक्वार्टर है, लौसाने जो है यहाँ पे ओलंपिक संघ, ओलंपिक कमेटी और आपके हॉकी की जो है वो यहाँ पे हेडक्वार्टर, इसके अलावा बहुत सारे गेम्स है जैसे आपका हो गया इतने बहुत सारे यहाँ पे ऐसे गेम्स है जो कि ओलंपिक से रिलेटेड है, उनका सबका हेडक्वार्टर यहाँ पे लौसाने में ही, दावोस जो है वहाँ पे ये हर साल यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है, WEF की बैठक होती है जिसमें आपके हर एक देश के जो राष्ट्र शासनाध्यक्ष वो जाते हैं, कुछ कुछ अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के मालिक को लेकर, जिसमें इंडिया के भी जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और इनके साथ कई सारे उद्योगपति जाते हैं जैसे अडानी अंबानी जैसे, और ये हर साल मीटिंग होती है दावोस में। तो कैसे इकोनॉमी को डेवलप किया जाए पूरे दुनिया में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है दावोस में। तो ये आपके पांचों ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड के सिटी जिसमें बर्न इसका क्या है, कैपिटल है। चलो तो ये बर्न आपको ध्यान रखना है, इसका क्या है, कैपिटल है। ओके आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम ये स्नैपशॉट ले लीजिए फटाफट आप। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा आपका, लियोन। आइए बढ़ते आगे हम। यस, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, डीएसएसबी में, टीसीएस के कई सारे वेरियस एग्जाम्स में, क्योंकि देखिए जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो एक ही होते हैं, चाहे वो किसी का भी पेपर सेट करे तो उनके पास भी तो एक ही जैसा क्वेश्चन है ना, तो वही क्वेश्चन आपके रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन सिलेक्टेड ही होते हैं स्टैटिक के, ये ज्यादा आपके नहीं डीपली जा सकते, क्वेश्चन वही बनाएंगे जो आपका बना हुआ है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं हुआ है तो आपके करेंट्स में आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा यूनेस्को के हेडक्वार्टर, सबसे पहले हम डाल लेते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, यूनेस्को के फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना होती है आपके 1940, ये इसकी स्थापना होती है आपके 1945 में, और ये हेडक्वार्टर की इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, फ्रांस में, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म से मालूम चल रहा होगा यूनेस्को काम क्या करती है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएन की बॉडी है जो कि क्या है आपके यूनेस्को है, ठीक है। तो एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, ये तीन चीजों पे फोकस करती है बेसिकली आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। और ये इसके साथ साथ दुनिया में जितने भी हेरिटेज साइट्स है उनका भी यहां पे मार्क करती है कि वो साइट्स को कैसे बचाया जाए। तो जितने भी दुनिया में हेरिटेज साइट्स है, जो कि आज कितने हैं, 1154 हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं। क्वेश्चन आपका आया हुआ है दुनिया में अब तक कितने हेरिटेज साइट्स हैं, 54, जिसमें इंडिया का क्वेश्चन पूछेगा तो इंडिया के जो साइट्स हैं वो आपके 40 साइट्स हैं, ठीक है। ये आपके 2021 तक 40 साइट्स है, जिसमें से आपके लेटेस्ट वाले जो हैं वो आपके तेलंगाना के हैं, काकतीय टेम्पल और धौलागिरी जो साइट्स है, जो कि किसका पार्ट है, इन
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका पार्ट है। तो ये दोनों के दोनों आपका लेटेस्ट में ऐड हुआ है। और यहाँ पे जो कल्चरल होता है साइट्स या उसके साथ साथ जो आपके नेचुरल साइट्स होती हैं, मिक्स साइट्स होती हैं, ये आपके 3 टाइप से साइट सेलेक्ट किया जाता है हेरिटेज साइट्स के रूप में। और इंडिया में फर्स्ट टाइम सिलेक्ट किया गया था, जो ये सिलेक्ट किया गया था 1983 में। तो फर्स्ट टाइम आपका 1983 में सिलेक्ट हुआ था ये साइट। तो आई होप आपको यूनेस्को का ये समझ में आ गया होगा क्या काम करती है यूनेस्को। ठीक है, हेरिटेज साइट्स इंपॉर्टेंट है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन साइट्स इंडिया में जितने सारे हैं ना सभी आपके हिस्ट्री वाले, नेचुरल और कल्चरल साइट्स है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए नोट इतना ही रखते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन अभी और भी हैं, लेकिन हम इतना ही रखेंगे। कल आपका क्लास जो होगा वो इंग्लिश का होगा, तो रैंडमली क्लास चलेगा अब हमारा। ठीक है, मतलब एक दिन आपका जीके होगा, एक दिन आपका इंग्लिश होगा, सेम टाइम होगा आपका। तो इससे जुड़ना ना भूले और इसको शेयर करिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है इसको सब कुछ बनाने में, करने में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी क्लास के परस्पेक्टिव से। ठीक है, बाकी इसका जो मैं PDF होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। यहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे इसके आंसर्स के साथ। ठीक है, आंसर्स अगर नहीं होगा तो मैं नीचे आंसर्स आपके दे दूंगा। क्वेश्चन टोटल आपके 15 थे, बट यहाँ पे इतना तक ही हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, कैसा क्लास लगा एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में हमें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और ऐसे ही बिल्कुल जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक लेना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, जीतनराम मांझी का आपको पता है ना वो उनका कोर्स, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।